नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे देश की गंभीर समस्याओं पर। क्योंकि माघ मेला शुरू हो गया है और इस बार ये कल्पवास में नहीं है, तो हम इनका लाभ उठा सकते हैं। और अनुपम जी ये बताइए कि ममता दीदी क्या कर रही हैं? ममता दीदी ने सीधे-सीधे क्रिमिनल एक्ट किया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस भी है और प्रिवेंटिंग प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी भी है। तो पहले तो इस तरह से खुल के कभी नहीं आई कि साहब वो डायरेक्ट जो है वो उनके मंत्री बेचारे अरेस्ट होते रहे, चाहे वो आपका वो रिक्रूटमेंट स्कैंडल हो और चाहे आपका उनका वो कौन है वो मंडल वो बीरभूम वाला वो हो, उस पे तो इनडायरेक्टली थी, तो उनको लिया नहीं गया कभी। यहाँ तो डायरेक्ट पहुंच गई और फाइलें वाइलें उठा के ले आई, पूरा देख रहे हैं आप कि साहब फाइलें भी उठा ले आई, सब कुछ कर लिया। देखिए, पिछली बार भी इन्होंने पुलिस कमिश्नर को फंसा दिया था। फिर आपने देखा था कि पुलिस कमिश्नर को भारत सरकार ने कैसे कैसे क्या क्या किया। लेकिन इस बार भी देखिए, ये पुलिस कमिश्नर को लेकर पहुंची और आईपैक के ऑफिस और उनके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर खुद ही मुख्यमंत्री पहुंच गई और एक तरह से उन्होंने ईडी से सारे फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स और पेन ड्राइव्स और सीडीज सब छीन कर अपनी गाड़ी में रखवा लिए। और पेन पुलिस ड्राइव नहीं कमिश्नर गई। जी पेन ड्राइव पे तो वो हल्ला मचा रही हैं कि पेन ड्राइव ले गए ये लोग। नहीं, एक पेन ड्राइव उन्होंने वापस भी ली भाई। पेन ड्राइव उन्होंने खींची, पेन ड्राइव भी छीनी और सीडी भी छीनी और पुलिस कमिश्नर को लेके गई थी। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है। पिछली बार आपको याद है, ईडी के ये पत्थरबाजी में सर फड़वा चुकी है, सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मैं हर बार ये सब याद दिलाता हूँ, लेकिन इस बार इन्होंने मोर्चा खुद संभाला और हाथ में तलवार लेके झांसी की रानी बन गई एकदम। हाँ, तो खुद ही उतर आई। दैट इज द डिफरेंस। दैट इज द देखिए, जब डिफरेंस। ईडी की पत्थरबाजी की वो इनके गुंडों ने की, टीएमसी वालों ने। उसके बाद जो गिरफ्तारी का काम करा था जो सीबीआई को, सीबीआई के अधिकारियों को डिटेन किया कोलकाता पुलिस ने। पुलिस ने किया था। उसमें भी जो मैडम जो है वो निकलने का उनका रास्ता था, और लेकिन इस यहाँ बार तो ये खुद ही स्वयं पधार गई चंडिका। नहीं, तो अब लोगों का मानना है कि फिर इस बार स्टेक्स कुछ ज्यादा थे। इस बार कुछ इतने ज्यादा मामला फंस गया था कि उनसे रहा नहीं गया। उन्हें लगा कि हमें खुद ही चलना पड़ेगा। और या तो पुलिस कमिश्नर ने कह दिया होगा साहब कि हम नहीं जा सकते, कैसे नहीं जाएगा? मैं चलूंगा, मेरी सुरक्षा में। पुलिस कमिश्नर पहले पहुंचे। पुलिस कमिश्नर ममता के पहले पहुंचे। पहले पुलिस कमिश्नर पहुंचे, उन्होंने पहले कहा तुम पहुंचो, और जब पुलिस कमिश्नर मौके पे थे देन ममता वॉकड इन। उसको देख रहा था, वो पुलिस कमिश्नर के पीछे पीछे पहुंची है। वो पुलिस कमिश्नर को लेके पहुंची है, लेकिन 5 मिनट पहले कोऑर्डिनेशन तो है ना। कोऑर्डिनेशन है। और ये मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि पुलिस कमिश्नर इतना इनकॉम्पिटेंट क्यों था कि ममता को वहां आना पड़ा? तो वो मैंने कहा ना कि स्टेक्स ज्यादा थे। और जिस तरह ममता ने जाकर वहां पे किया है ये सब हरकतें, इस समय अगर अमित शाह की जगह योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री होते देश के, तो वो ईडी वालों से डकैती के एफआईआर लिखवा देते कि हमारी चेन ले गई है, हमारी घड़ी ले गई है, हमारा बटवा ले गई है। वो ये भी एफआईआर लिखवा देते। मतलब आप सोचें कि ये तो एकदम गुंडागर्दी की, दादागिरी की हद हो गई भाई। ये आप किसी फॉर इमीडिएट डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट। और मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं कि 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं, हालांकि केजरीवाल को उतना मौका नहीं मिलता, वरना केजरीवाल भी यही करना चाहते हैं, पर इन्होंने संघीय ढांचे को यानी फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। मतलब ये दोनों मुख्यमंत्री ऐसे हैं, स्टालिन और ममता बनर्जी, कि इनके राज्यों में प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की सौगात लेकर जाते हैं और ये उनके कार्यक्रम का बहिष्कार कर देते हैं। जबकि देखिए, जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाता है तो मुख्यमंत्री आकर उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करता है, पर ये तो उनके कार्यक्रम का बहिष्कार कर देते हैं। और ममता बनर्जी तो बहुत दिनों से इस तरह की बात कर रही हैं। नहीं, बार-बार आप एक चीज गलत कह रहे हैं। स्टालिन बहिष्कार नहीं करते, स्टालिन रिसीव भी करते हैं और स्टालिन उनके कार्यक्रमों में साथ उपस्थित नहीं, स्टालिन ने अभी बहिष्कार किया था। स्टालिन ने अभी हाल में कर दिया होगा, लेकिन अभी 3 महीने पहले बहिष्कार किया था। एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके, जब
प्रधानमंत्री वहां पे गए थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको देखिए गूगल करके चेक करके बताता हूँ। स्टालिन ने बाकायदा बहिष्कार किया था, और एक नहीं दो दो कार्यक्रमों का स्टालिन ने बहिष्कार किया। आई बीन फॉलोइंग इट। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ने की बात करते हैं, और ममता बनर्जी तो ऑफकोर्स सारी लिमिट तोड़ देती है, उनका क्या कहा जाए। जी। अब अब ये केंद्र सरकार को सोचना है ना, कि जब वो इस तरह एक अपनी फाइल बचा सकती हैं, अपने कागजात बचा सकती हैं, तो चुनाव में फिर क्या होगा। तो और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को एक तरह से अपना कैडर बना लिया। हालांकि इसकी भी बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी खबरें आ रही कि पुलिस भी उनसे फ्रस्ट्रेटेड है, पुलिस भी उनसे परेशान है। अभी आपने देखा कि एक जगह टीएमसी के गुंडों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, 8 पुलिस वालों का सर खुल गया, और उसके बाद पुलिस बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में गई और जाके उस सारे गुंडों को पकड़ के लाई, जबकि वो मुस्लिम समुदाय के थे, और पार्टी के एक जैसे ऑफिस बेरर्स थे, और किसी पंचायत के प्रमुख अमुख भी थे। लेकिन उसके ये आपने मेरी जानकारी में पहली बार ये ममता के जो मेन वोट बैंक है उससे पुलिस का इतना भयंकर टकराव हुआ, और ये मुश्किल से पिछले हफ्ते की बात है। नहीं, लेकिन देखिए, मेरा जो लॉजिक है, जरा आप मेरा लॉजिक सुने। मेरा लॉजिक ये है कि ममता को अच्छी तरह से पता है, उन्होंने कहा कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, उन्होंने कहा हम वक्फ नहीं होने देंगे। बाद में वो हुआ भी, उन्होंने किया भी, और उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। एक्सप्लेनेशन क्या दिया? ममता ने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि अगर मैंने एसआईआर में बाधा डाली, तो ये प्रेसिडेंट्स रूल लगा देंगे। तो इसका मतलब उनको अनुमान है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, और उनकी जो हरकतें हैं, वो यहाँ तक पहुँच गई हैं कि फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बीच में नहीं आएगा। तो जब ये अनुमान उनको है, तो फिर वो डायरेक्ट इस समय जाकर वहाँ पे ऐसे मैटर में जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अनलेस कि उसमें उनकी जो है वो कोई नहीं, काइंड ऑफ हाउ कैन यू से इतना काइंडली इंपॉर्टेंट नहीं था। ये देखिए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट भाई, आई वाज टॉकिंग। जैसे कुछ लोग तो कह रहे हैं कि साहब कि उनके जितने भी अ, उनके जितने भी वो थे, क्या बोलते हैं, इल्लीगल या वोटर जो थे उनके, उसकी लिस्ट थी उसमें, संख्या भी बता दी। क्या 1.34 करोड़, हालाँकि 1.34 करोड़ वो है जो जिनका कि वेरिफिकेशन होना है। तो साहब, थ्योरीज़ तो तरह-तरह की हैं, बट वी हैव टू knowing the constitution and knowing all the rules and everything, तो हम लोगों को एक ऐसे एक इन्फॉर्म्ड या कम से कम एक रीज़नेबल गेस पर तो पहुँचना ही पड़ेगा। अब लेकिन एक ये भी है ना कि केंद्र सरकार भी, ये भी एक बड़ा कमाल की चीज है कि केंद्र सरकार भी गजब के सब्र का परिचय दे रही है, और आज से नहीं जमाने से दे रही है। और इसको लेकर आप भी जानते हैं कि जो भाजपा का वोटर है पश्चिम बंगाल में, उसको बड़ी नाराजगी है, आरएसएस वालों को बड़ी नाराजगी है कि साहब आपको, आप अभी जैसे अभी हम आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि पहली बार हुआ कि चुनाव के बाद लोगों की पिटाई हुई, चुनाव जीतने के बाद लोगों की पिटाई हुई, सिर्फ इसलिए कि फला फला ने वोट नहीं दिया था। तो अब ये अरे! एक बड़ा पिटाई स्केल तो हुआ। अभूतपूर्व पिटाई हुई साहब। लेफ्ट भी किया हाँ, करता था, लेकिन नथिंग लाइक दिस व्हाट हैपेंड इन 2021, अनप्रेसिडेंटेड था वो। हाँ, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था। और मैं समझता हूँ कि अ, लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि कितना बर्दाश्त कर रहे हैं आप। कहीं ना कहीं आपका जो वोटर है उसका आपसे मन खिन्न हो जाएगा, वो उसकी उसकी हिम्मत टूट जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बात देखने में आई भी। तो वो हमने आपने, देखा ना, इम्पैक्ट तो आया ना 2024 में। इफेक्ट आया, आपकी सीटें कम हुई, लोग नाराज हुए, लोगों को इस बात की खिन्नता थी कि साहब आपने, अच्छा ये भी देखें, आपने चुनाव पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया तो नहीं लगाया, आपने चुनाव के बाद उन वोटर्स जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर आपको वोट दिया,
आपने उनको ममता बनर्जी के और या फिर राज्य सरकार की दया पे, उनकी मर्जी पे छोड़ दिया। ऐसा बाकायदा बधाई दी। आपने उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। भाई मोदी जी ने तो बाकायदा बधाई दी ममता दीदी को, एक हाँ शब्द नहीं बताइए, कहा, एक शब्द नहीं कहा, आपने बयान तक वोटर्स के नहीं लिए दिया। एक शब्द नहीं कहा। और जो अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो वहां गए और एक उन्होंने पहले स्टेज बनवाया, वो स्टेज टीएमसी वालों ने तोड़ दिया, तो उन्होंने एक एयर कंडीशन हॉल में हाथ आगे करके और शपथ ले ली, बस, और चले आए। और उनके कई सारे जो और एमपीज वगैरह थे, उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी, और बहुत नहीं, सारे जिनको टिकट विकेट दिए थे वो छोड़ के संजय वापस सर, टीएमसी में भाग गए। संजय सर, आपको क्यों लगता है कि भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया? अब ये मैं तो अब क्या कहूँ, तो तरह तरह के कयास लगा चुका हूँ लेकिन नथिंग सीम्स टू वर्क। कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो हमारी समझ में नहीं आता। बताइए, आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वहां का जो वोटर है वो भी कितना फ्रस्ट्रेट होगा, कितना परेशान होगा, ऐसे सोचें। और मैंने तो जितनी इनकी खिंचाई की उसके बाद 2021 के बाद, उतना तो शायद ही किसी ने की हो। नहीं नहीं, ये खिंचाई हुई 2021 से आ गया, उसके भी 5 साल आगे आ गए साहब, 2026 में आ गए, 2026 में आ गए। क्या हो रहा है? कहां कोई अंतर पड़ा? आप बताएं। आपने ठीक है, आपको लग रहा है आप खाली एसआईआर से चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जहां पर जैसे कभी अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा आप गलत कहते हैं, ममता दीदी वोट चोरी नहीं करती, वो डकैती करती। डकैती करती, सही बात है। हाँ, तो फिर आप इस तरह की डकैती से कैसे निपटेंगे? मतलब पब्लिक अपनी जान पर खेल कर आपको जिता दे, हाँ, और आप उनके लिए एक बयान भी देने को तैयार नहीं। उल्टे आप उस नेता को बधाई दे रहे हैं जो आपके वोटर की हत्या कर रहा है, जो आपकी वोटर की पिटाई कर रहा है। ऐसे में ट्रंप की याद आती है कभी कभी मुझे। मैं तो ट्रम्प के लिए बार बार ये बात कहता हूं, व्हाट अ वेस्ट। मतलब आप सोचें, अगर उसको जरा सा ठीक से हैंडल कर लिया गया होता तो ट्रम्प तो वो हरकत कर रहा है जो हम लोगों को पसंद है, सिवाय इसके कि आज तो देखिए उसने भारत में टैरिफ भी कंफर्म कर दिया। तो ट्रम्प को हम हैंडल नहीं कर पाए, या तो राहुल गांधी की हल्ला मचाने पर, और राहुल गांधी और कांग्रेस की हल्ला मचाने पे कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे चलेगी। वरना मैं तो एक बात समझता हूं कि भैया, दुनिया में जब भी युद्ध होता है तो तीसरी ताकतें हमेशा उसमें मध्यस्थता करती ही करती है। अरे दुनिया छोड़े साहब, आपके घर में झगड़ा होता है, जो तीसरा आदमी होता है वो मध्यस्थता करता है। तो ट्रम्प की मध्यस्थता को स्वीकार कर लेने में हर्ज क्या था? लेकिन वो राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर इतना ड्रामा मचा दिया उन्होंने कि कहीं ना कहीं बीजेपी इससे छिटकती चली गई। बहरहाल जो कुछ भी है काफी इंटरेस्टिंग। और बाकी जो कार्य हो रहे हैं अभी, क्योंकि आज की घटना है तो इस पे और फर्दर और काफ़ी चीज़ें आएंगी। दूसरी चीज़ मैं आपको जानना चाहता हूँ कि साहब कि ये कोर्ट्स को क्या हो रहा है? बेचारे उमर खालिद और उनका जो है वो कर दिया, उसके बाद वो आपकी वो जो मद्रास हाई कोर्ट की डबल बेंच है, उसने स्टेट को पता नहीं क्या क्या कह दिया कि यू आर सीइंग घोस्ट्स, आपको जो है भूत नज़र आ रहे हैं। ये जब तक कि आप खुद लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट करने में इंटरेस्टेड ना हो, लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट हो ही नहीं सकता। इधर ग्वालियर में अनिल मिश्रा जी को छोड़ दिया, एक हैबियस कॉर्पस की पिटीशन पे डिक्लेयर कर दिया अरेस्ट को इलीगल। आपने जजमेंट पढ़ा? बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इसकी उनकी पूरी कार्यवाही को उन्होंने सिरे से अवैध करार दे दिया। और बल्कि कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया कि जहां पे एफआईआर बात, क्वाश नहीं की, बाय द वे। एफआईआर इन्होंने क्वाश करने का इन्होंने प्रयत्न एफआईआर नहीं नहीं किया। हुआ, एफआईआर क्वाश नहीं की इसीलिए जमानत दी है। एफआईआर क्वाश नहीं की इसीलिए जमानत दी है। तो आप लेकिन लेकिन देखो, उन्होंने कहा कि जहां पे
बातचीत करके मामला सुलट, आप मुझसे सिर्फ पूछताछ कर सकते थे, वहां अरेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं थी। और जब अरेस्ट किया भी तो नियमों को पालन नहीं किया। तो इस तरह करके कोर्ट ने जितनी गालियां दे सकती थी दिया। लेकिन जहां तक मोहन यादव की बात है, मैं पहले से कह रहा हूं कि मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश और हर जगह दिक्कत में डालने वाले हैं, मध्य प्रदेश के बाहर भी दिक्कत में डालने वाले हैं। लेकिन मद्रास उत्तर हाई प्रदेश कोर्ट, में एक अलाउ मी टू लोग जो है कंप्लीट वो सर, उल्टा पुल्टा बोलना शुरू हो कि गए। मद्रास हाई कोर्ट में आज से नहीं, पिछले 4-5 साल से ऐसे जजमेंट आ रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट से आज से 4 साल पहले पहला जजमेंट आया था कि मंदिर पे हक सिर्फ भगवान का है, और मंदिर का है, उस पे हक सरकार का नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट से लगातार इस तरह के जजमेंट आ रहे हैं। लोगों को लग रहा था सिर्फ जस्टिस स्वामीनाथन इस तरह का जजमेंट दे सकते हैं, पर आप देखिए वहां पे 2-2 डिवीजन बेंच है जिन्होंने अलग अलग जजमेंट दिए हैं। 2-2 डिवीजन बेंचेस ने अलग अलग, एक ने तो जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले को ही आपने देखा अप्रूव किया जो आप बता रहे थे, और दूसरी बेंच भी ये भी एक आई है, उसने भी इस तरह का फैसला दिया है कि साहब आप मंदिर की जमीन जो आज से कितने दशक पहले आपने नीलाम कर दी थी और जहां पे मुसलमानों को बसा दिया था और मस्जिदें बनवा दी थी, उन्होंने उस पूरी नीलामी को ही क्वैश कर दिया। तो आप इसको देखें कि मद्रास हाई कोर्ट तो हमेशा से इस तरह परफॉर्म कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अलबत्ता माहौल जरूर बदला हुआ नजर आ रहा है, और वो भी जस्टिस सूर्यकांत के आने के बाद। और एक बात जो जज साहब लगातार कह रहे हैं, और कल उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में फिर कहा, उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आके आप सुप्रीम कोर्ट में हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। इसके पहले भी वो कह चुके हैं कि हमारे पास बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, हमको घेर लेते हैं, हमारा काम नहीं करने देते, वही एसआईआर, वही वक्फ, वही वही मुद्दे बार बार उठाते रहते हैं। बेसिकली उन्होंने सीधे सीधे प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को लताड़ लगाई थी। और उन्होंने कहा था कि ये जो एक वकीलों का जो कबाल बन गया है सॉर्ट ऑफ, इसको उन्होंने तोड़ा, काफी हद तक तोड़ा। और फिर देखिए कितना बढ़िया उन्होंने कर दिया कि जब तक फांसी ना हो रही हो हम कोई मेंशन नहीं लेंगे, जाओ रजिस्ट्री में जाके लगा दो, रजिस्ट्री वाले अगर तुम्हारा मामला ठीक समझेंगे तो हमारे सामने भेजेंगे। तो आप सोचिए, मेंशनिंग खत्म कर दिया। तो एक उन्होंने तो काफी अंतर लाया, इसमें दो राय नहीं हो रही। एक बात और भी होती है, जब सुप्रीम कोर्ट और खास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर रुख अपना लेता है तो उसका जो एक असर होता है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट में जाना बहुत ही लाजमी है। जी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। उमर खालिद वाला देखिए, उसके बेचारे को 1 साल का और काम कर दिया और सारे रो रहे नहीं हैं। नहीं, ये भी जस्टिस सूर्यकांत के उसी बयान में सुनिए कि और एक ही एक मुकदमा लेके रोज आ ममतानी की जाते हो, शादी। एक ही एक मुकदमा लेके रोज आ जाते हो, हम तुमको अब 1 साल तक नहीं आने देंगे। लेकिन ये तो दूसरी बेंच थी ना, ये जस्टिस सूर्यकांत नहीं थे। मैंने कहा ना कि भाई जब वो इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप, सूर्यकांत जी ने जो बात कही थी दूसरी बेंच ने करके दिखा दी उसको। बताइए। और मुस्तफिजुर रहमान को और परेशान कर रहे हैं हमारे बीसीसीआई वाले। उनकी स्पॉन्सरशिप, उनकी बैट स्पॉन्सरशिप ही रेन्यू नहीं की। एसजी वालों ने कहा कि हम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करेंगे। नहीं, अब आईसीसी भी परेशान कर रहा है। उन्होंने बांग्लादेश से कह दिया खेलो या ना खेलो, आना तो यहीं पड़ेगा, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारे मैच पॉइंट 0 हो जाएंगे। बांग्लादेश ने कहा था हम इंडिया में नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में, मैच पॉइंट 0 हो जाएंगे, फीस नहीं मिलेगी। फीस नहीं मिलेगी अगर नहीं आओगे तो। उनकी उनकी बात भी सुनने से इनकार कर दिया गया। शेयर जो है, तो इनकम होती है इन इवेंट्स की, उसका एक शेयर वो मेंबर बोर्ड को जाता है, नहीं मिलेगा। और पहले से भुखमरा बोर्ड है। पहले से अच्छा, कह रहे हैं कि आईपीएल का प्रसारण नहीं करेंगे। अरे नहीं करोगे तुम ही तो लूज आउट करोगे भाई। मतलब ये क्या बेवकूफी की बातें करते रहते हो। वो जिसने बेचारे ने राइट्स खरीद रखे हैं उसका क्या होगा, उसको कैसे तो कंपनसेट तुम्हारा ही तो करोगे? नुकसान होगा। नहीं करो भाई, मत करो। तुम मेरी तरफ से खेलना ही बंद कर दो, अपनी टीम ही बंद कर दो। जिसको देखना होगा वो वैसे ही देख लेगा। दुनिया भर के आजकल वीपीएन पे देख लेते हैं लोग। तो अब देखिए इस ये तरह बड़ी अजीब सी बातें हैं। अभी आज मैं देख रहा था, पाकिस्तान के बयान देख रहा था, उनके डिप्टी पीएम का बयान देख रहा था कि 6 महीने के अंदर हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम आईएमएफ को ठेंगा दिखा देंगे। तो कहा साहब कैसे
कि बांग्लादेश ने हमसे GF-17 खरीदने पे हामी भर दी। मतलब एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे को अंबानी बनाएगा। आप सोच के देखिए, एक भिखमंगा देश दूसरे भिखमंगी देश को इतने पैसे दे देगा कि वो IMF को ठेंगा दिखा देगा। मतलब इनको शर्म ही नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। ये गजब लोग हैं वैसे तो, इनका तो कोई तो मैं ये देख रहा था कि 3-4 इवेंट्स ऐसी हो गई अचानक, जिससे जो है वो हमारे राष्ट्रवादी और सनातनी लोग जो हैं वो बड़े बल्ले-बल्ले हो रहे हैं कि साहब ये नहीं तो। तो और सबसे बड़ी इवेंट तो आप मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। कौन सी? एक सबसे बड़ा इवेंट तो आप भूल ही जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होना। मतलब 50 बच्चों के एडमिशन के बाद जिस तरह वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हुई, इसका इतिहास में कोई पैरेलल नहीं मिलता सा। लेकिन उन्होंने काम भी तो गलत किया था ना। आपको पता है कैसे उन्होंने किया ये बैकडोर वाला? उन्होंने जो नीट का जो एग्जाम होता है, तो नीट में सबसे पहले तो उसको नीट में लिस्ट नहीं कराया। ना केवल नीट में लिस्ट नहीं कराया, नीट की पहली 2 काउंसलिंग हो गई, तब तक नहीं कराया। और उसके बाद फिर बैकडोर से अचानक खोल के, और जैसा है हमारे साहब, कश्मीर की और ब्यूरोक्रेसी तो धन्य है। और नहीं, और देखिए, और इसके बाद ज्ञान भी दिया कि बच्चे तो नीट से आए, मेरिट में आए, हम क्या करें। वो तो खोल दिया ना, हमारे थे कर्नल रैना जैसे लोग जो थे वो तो उसके फोरफ्रंट पे थे, उसको लीड कर रहे थे, उनको हमने बधाई भी दी। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारी जमीन लौटा दे, अगर पैसा श्राइन बोर्ड का है तो जमीन हमारी। उमर अब्दुल्ला के बाप की जमीन है। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड। आप बताइए, कश्मीर की जमीन उमर अब्दुल्ला के बाप की है कि शेख अब्दुल्ला है। की है? हाँ? कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर आज का है, वो है ही शेख अब्दुल्ला का। दूसरी क्या बात बात करते हैं आप? पूछ लीजिए दूसरी नेहरू जी बात, की आत्मा से। अब आप देखिए ये कितनी गजब की बात है कि पूरा सरकारी पैसे से, पूरा हिंदुओं के पैसे से मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट भी चल रहे हैं, और हिंदुओं के पैसे से वो भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो उन्होंने पूरी तरह से बनाए हैं। उसमें 50 में से 52 छात्र मुस्लिम हो जा रहे हैं। मतलब हिंदुओं के पैसे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चल रहा है, जामिया चल रहा है, ये ईसाई इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और अब ऐसे तमाम चल रहे हैं। और अब जो एकदम मंदिर के पैसे से बना इंस्टीट्यूट है। और अच्छा भाई, 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है कि भाई जिन जिन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है उसको भी माइनॉरिटी का दर्जा दे दो। अगर तुमने कश्मीर में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया होता तो आज हमारा भी ये जो कॉलेज होता है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होता। हम तय करते कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो वो तो साहब केस डिसाइड ही नहीं होने दे रही ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस ने केस में एएमयू पे भी बहुत ज्यादा इसी तरह का काम किया। हालांकि वो जजमेंट रिजर्व है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे भी भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा अपना ढीलापन दिखाया, बहुत लंबे समय तक दिखाया। जबकि उसमें 2-2 बार, एक बार सुप्रीम कोर्ट से, एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश हो चुका है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो वो हिला हवाला करके उन्होंने फिर वही करवा दिया ना, जिसमें उनका जो है अब वो। सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2 बार आदेश हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है उसमें तो उनका रास्ता खोल दिया ना उनको बनाने के लिए। भले ही वो हम वापस गया है उस बेंच के पास में, लेकिन रास्ता तो खुलवाया तो इसी सरकार नहीं है। अब भाई इनके पास तो पूरा अधिकार है कि आप उसको स्टैट्यूट को चेंज कर दें। स्टैट्यूट को चेंज करते नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई, राज्यसभा में बहुमत आपका, लोकसभा में बहुमत आपका, आप ये सारे जितने भी काले कानून हैं इनको सबको बदल सकते हैं। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदल सकते हैं। आप जो माइनॉरिटीज कमीशन का जो एक्ट है उसको बदल सकते हैं। सब कुछ आप कर सकते हैं। भाई सरकार लेकिन कुछ भी ना कर केवल सकती आप है नहीं सर, कर रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं तो जवाब भी नहीं देते। जवाब भी नहीं देते, उसको पेंडिंग रखते हैं। सरकार, आज भाजपा सरकार राम मंदिर का क्रेडिट चाहती। अगर आप सच में राम मंदिर की क्रेडिट चाहते तो आप उस पूरी जमीन को अक्वायर कर लेते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या चीज है भाई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या चीज है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ भी जाता है तो आप जब चाहते हो बदल देते हो। SC/ST केस में आपने बदल के दिखा दिया। तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी अब, धीरे धीरे। अच्छा, लेकिन ये भी सही है कि अभी जो वैष्णो देवी वाले मामले में सरकार ने किया और केंद्र सरकार ने किया, तो उससे एक बात ये भी नजर आ रही कि कहीं ना कहीं अब सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी ये मैसेज पहुंच रहा है कि हमारा वोटर बहुत डिससैटिस्फाइड है और हमको कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब अगर हमको और आपको सुन के इनको पता नहीं चलता कि इनका वोटर डिससैटिस्फाइड है, तो फिर भगवान मालिक है। लेकिन
उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के एसआईआर में साहब अब तो विवेचना हो गई होगी। अब तो 2-3 दिन हो गए, एसआईआर का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आया कि भाई किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ? वो डेट डिलीट डिपार्टेड वाला जो डेटा है अभी कल शाम को निकला है बाकायदा कैटेगराइज होके। उसके लिए आप एक दिन और दीजिए और तब तक अखिलेश यादव पहले कभी कहते हैं हमें फायदा हो रहा है, फिर कहते हैं नुकसान हो रहा है, फिर कह रहे हैं फायदा हो रहा है, फिर कह रहे हैं नुकसान हो रहा है। कल तो मैं उनका पोस्ट देख के हैरान रह गया। उन्होंने किसी एक अखबार का वीडियो लगा दिया, बोला खुद ही समझ लीजिए फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। उनको देखकर वो इतनी जल्दी जल्दी स्टैंड बदल चुके हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में एक बात तो डिनाई नहीं की जा सकती है कि समाजवादी पार्टी चूंकि वो जान रही है उसके अस्तित्व पे बात है, अखिलेश यादव के कैरियर के अस्तित्व की बात है, तो इस बार सपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की अपने अपने वोटर का वोट बचाने के लिए, अपने वोटर का वोट दर्ज कराने के लिए। इस बार जैसे मैंने सपा कार्यकर्ताओं की मेहनत देखी है, उसको सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की मेहनत से कंपेयर किया जा सकता है। दूसरी तरफ इसमें भी दो राय नहीं कि जबकि उत्तर प्रदेश में आप अध्यक्ष ही नहीं दे पा रहे थे, तो और ये काम पार्टी कार्यकर्ताओं को ही करना था, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत में बहुत कमी भी नजर आई है। और फाइनली जो हिंदुओं की एक कॉम्प्लिसेंसी है वो भी नजर आई है। फॉर्म लेके बैठ गए, साइन करके वापस देने में भी दिक्कत आ रही है। तो इतनी जगह देखा है तो नहीं। देखिए अभी मैं देख रहा था, यू टॉक टू मुस्लिम वोटर्स, आप मुसलमानों से बात करें, वो कहते हैं साहब हमने सारा काम छोड़ के पहले अपना वोट बनवाया, क्योंकि अगर हमारा वोट इससे लिस्ट से नाम ड्रॉप होता तो पता नहीं फिर हमारी तो नागरिकता पे ही सवाल उठ जाता। तो वो घबराए हुए। लेकिन हिंदू वोटर को इस तरह का चूंकि कोई डर नहीं है, तो वो बड़ा कॉम्प्लिसेंट, बहुत ही आराम से हो गया नहीं हो गया नहीं हो गया, दैट पे पड़ा। तो ये सब 3-4 चीजें हुई हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज अभी जिसपे लोगों की नजर नहीं जा रही है, चलिए ठीक है, दो बातें, 2,89,00,000 वोटर्स का नाम खारिज हुआ, हट गया। अब आप ये बताएं कि 2011 का सेंसस कहता है, आज से 14 साल पहले जो सेंसस हुआ था उसमें यह बात आई थी कि उत्तर प्रदेश से 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि नवीन चावला ने 2010 का जो एसएसआर हुआ था उसमें उन्होंने कहा था एक भी नाम नहीं काटा जाएगा। तो वो 1.25 करोड़ नाम जो 2010-11 में ही कट सकते थे वो अभी तक हम कैरी कर रहे हैं। ये एक बात। दूसरी बात, अभी जो 1,11,00,000 मामले लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे गए उस पर कोई बहस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उस पर जो फाइनल से होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटेड एसडीएम लेवल के अधिकारियों द्वारा वो फैसला लिया जाएगा। 1,11,00,000 लोगों को नोटिस गई, 1,11,00,000 या 1,13,00,000 समथिंग लाइक दैट लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे। अब देखिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मामले अब बिहार, उसमें बंगाल में आप देख रहे हैं, उसमें बवाल होना शुरू हो गया, अच्छा खासा बवाल होना शुरू हो गया। अभी यूपी में होगा। और अगर इसमें इस मामलों को ठीक से हैंडल कर लिया सरकार ने, तो आगे पीछे का नफा नुकसान सब बराबर हो जाएगा साहब, आप समझिए इसको। एक चीज और मैं इसमें जोड़ दूं, जब भी ये बात सामने आती तो आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ यू, क्योंकि आप मुझसे बहुत जमाने से ये बात कह रहे हैं। ये एसआईआर के बाद जब अगला सेंसस होगा तो उसमें आपकी एक बात जरूर सही साबित होगी, जो आप जमाने से कह रहे हैं कि हमारे देश में मुस्लिम पॉपुलेशन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। वो एसआईआर में भी सामने आ रही हो, सेंसस में ये बात प्रूव हो जाएगी। हो जाएगी। ये तो 1881 से कर रहे हैं। पाकिस्तान तो इन्होंने इसी तरीके से करवाया ना। जो फिगर दिए थे 54%, पंजाब में 54% है, वो एक्चुअली 54% थोड़ी था। ये इसी तरह से किया हुआ काम था। 56% बताया था साहब बंगाल में, वो इस तरह से थोड़ी था, इसी तरह से किया हुआ काम था। तो बदमाशियों में तो खैर ये तो कहना पड़ेगा कि साहब की बड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं भाई लोग, भाईजान लोग, बड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं। क्योंकि है आखिरकार कह रखा है ना साहब, बड़ी किताब में कह रखा है कि पूरी दुनिया पे जब तक इस्लाम नहीं हो जाएगा तब तक क़यामत आएगी नहीं, बगैर क़यामत के जन्नत नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम तो क़यामत की है। क़यामत चाहिए भाई, बहुत जल्दी चाहिए। अच्छा,
एक बड़ी संख्या में लोग इस पे यकीन भी करते हैं, मैंने देखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ हवा हवाई हैं, पीपल एक्चुअली बिलीव दैट। जो किताब में लिख दिया गया उसमें बिलीव करना ही पड़ेगा। देखिए क्या कहती है 8.39, मुसलमानों काफिरों से लड़े जाओ यहाँ तक कि कोई फसाद बाकी न रहे और बिल्कुल सारी खुदाई में खुदा का दीन ही दीन हो जाए, और फिर अगर ये लोग फसाद से ना बाज आए तो खुदा उनकी कार्रवाइयों को खूब देखता है। आपको याद है जाकिर नाइक साहब फरमा रहे थे, क्या है, अरे वो रवीश कुमार बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत भला किया है, लेकिन जाएंगे वो भी नरक में ही, जहन्नुम ही जाएंगे, क्योंकि हैं तो काफिर ही। अभी भी समय रहते हैं, वो अगर इस्लाम कबूल कर लें तो उनका अमल इतना अच्छा है कि वो एकदम जन्नत पहुंच जाएंगे। देखिए समय तो ठीक नहीं है, अब खैर समय तो भाईजान लोगों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन भाईजान लोग करते रहते हैं। वहां पे देखिए तुर्कमान गेट में ढहा दिया, दिल्ली सरकार ने ढहा दिया, दिल्ली पुलिस ने, दुनिया की सबसे सेक्युलर पुलिस, उसने जो है वो हाई कोर्ट की बात मान ली। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ मेरा तो अब सेक्युलरिज्म में विश्वास ही समाप्त हो गया, आरफा की कल तरह। से कल से कांग्रेस बड़ी हल्ला मचा रही है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर मेरी सलाह तो ये है कि जब यहाँ पे डेमोलिशन हुआ तो बुलडोजर्स पे संजय गांधी का फोटो लगाना चाहिए। भाई इसी जगह उसने कराया था, तुर्कमान गेट पे इसी जगह उसने बुलडोजर चलवाए थे, तो यहाँ तो संजय गांधी का पोस्टर आगे लगाने के बाद बुलडोजर चलवाना चाहिए। और कांग्रेस तब देखते इस पे कहती क्या, ये तुर्कमान गेट पे ही जगमोहन ने बुलडोजर चलाया था संजय गांधी के कहने पे, और आज फिर चल रहा है और काफी अच्छा चला। लेकिन एक बात जो मैं समझता हूं, दिल्ली पुलिस ठीक है, बाकी सब सही है, लेकिन दिल्ली पुलिस में बुलडोजर चलने पर पत्थरबाजी हुई और उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी चलने होने पर बुलडोजर चलता है। ये योगी मॉडल है, जस्ट उल्टा है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बुलडोजर चलने पे कोई कुछ बोलता ही नहीं, उसके बोलता पहले ही ही लोग अपना नहीं। काम हटा अरे लेते हैं। छोड़िए ये सब, तो छोड़िए, तौकीर रजा ने इतने लंबे समय तक जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया आज तक। उसने वाकई नहीं जमानत किया। याचिका नहीं डाली, सच में नहीं डाली, सच में नहीं डाली। और वो योगी से डर के नहीं, योगी से डर के नहीं, मुसलमानों से डर के। बरेली में लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि मौलाना तुम भगा के चले गए, हम सबके जमीन मकान सब जमींदोज हो गए, तुम लौट के आओ, पहले तुम्हारी पिटाई करेंगे। कल तो तौकीर रजा का लड़का पुलिस ने, कल तो तौकीर रजा का लड़का नशे में गिरफ्तार भी हो गया था, उसकी हालांकि जमानत हो गई। तो आप देखिए ना, तौकीर रजा तो डरा हुआ है, अपनी बिरादरी से डरा हुआ है कि यार तुम भड़का के चले गए और यहां पर हमारा तो पूरा जमीन मकान शादी घर दवाखाना सब एक हो गया, सब पे बुलडोजर फिर गया, तुम आओ पहले तुम्हारी खबर लें। आप सोचिए, बंदे ने आज तक जमानत की याचिका नहीं डाली, वही जेल में ही मस्त है। वो अखिलेश जी वाला काम कर गया जो अखिलेश ने अतीक के लिए किया था। एग्जैक्टली वही बात, एग्जैक्टली वही बात। अतीक के अपनी फैमिली मेंबर्स ने यह बात कही थी कि अगर अखिलेश यादव भड़काते नहीं तो योगी जी इतनी स्ट्रांग कार्रवाई नहीं करते। अखिलेश यादव जो भी शुरू करते हैं ना काम, वो उनके उल्टा ही पड़ता जाके। वो SIR का तो उन्होंने बड़ा जश्न मनाया था कि देखो साहब 3 करोड़ अब 61,000 वोट कट गए इनके हर कॉन्स्टिट्यूंसी से और अब तो हम ही जीतेंगे, इनकी 10 सीटें आएंगी। अखिलेश यादव क्लूलेस है, उनको जो आदमी जो बात समझा देता, जब वो सेलिब्रेट करने लगे तो उनको मीडिया के कुछ पत्रकारों ने जाके समझाया, कहा कि भैया आप इतना सेलिब्रेट कर रहे हो, चुनाव हार जाओगे तो कहोगे क्या, तो अगले दिन से वो मातम मनाने लगे। तो मतलब उन्हें कहा गया कि आप इतना सेलिब्रेट कर रहे हो कि बड़ा अच्छा SIR हो गया है, बहुत अच्छा SIR हो गया है, इसके बाद हार जाओगे, अभी साल भर बाद चुनाव होगा, तब क्या कहोगे आप। तो अगले ही दिन उन्होंने दूसरा पोस्चर ले लिया। तो अखिलेश यादव क्लूलेस हैं, उनको बिल्कुल जमीनी हालात पता नहीं रहते हैं। और वैसे भी आप देखें जिस तरह की बातें वो कर क्या रहे हैं। आप तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, और अभी आपने देखा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष
उसने मुरादाबाद ये कहा, किसने कल बयान दिया कि मैं यादव हूं, हिंदू नहीं हूं। आप वो जो इनके प्रवक्ता है, कौन, राठी, क्या नाम है उनका, भाटी, कौन भाटी, अरे इधर भाटी, क्या राजकुमार उसका, भाटी। राजकुमार भाटी, उसकी भाषा सुन लें। उसने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पीछे छोड़ दिया है। आपके पार्टी के लोग लगातार हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। आपके पार्टी का सांसद विधायक कहते हैं कि कुंभ में नहाओगे तो कोढ़ हो जाएगा, और आप जाके डुबकी लगा लेते। तो आपको लगता है कि इस तरह हमको दोनों पक्ष का वोट मिल जाएगा, और कोई भी आदमी अगर ऐसा सोचता है तो फिर वो कंफ्यूज है। मतलब आप देखिए, आप हिंदू पंचांग जारी कर रहे हो और उसमें तमाम मुस्लिम तारीखों का बड़े इस्लामी अंदाज में तुम वर्णन कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो भाई? पीडीए पंचांग है, पीडीए पंचांग जो है, पीडीए कैलेंडर। वो तो खैर महान है, उनकी तो खैर और क्या कहा जाए। संभल में क्या हो रहा है साहब? संभल में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। संभल में मैं अपने पॉडकास्ट में रोज बताता हूँ, बताते बताते थक जाता हूँ, फिर 2-3 दिन बाद खा जाता हूँ, उसके बाद फिर कहना शुरू करता हूँ। ऐसा एक दिन नहीं जाता, एक दिन नहीं जाता जब वहां पे एक आध मदरसा, दरगाह, मस्जिद, दुकान, मकान, तालाब, बुलडोजर ना चल रहा हो। देखें, वहां पे एक मदनी मस्जिद थी। मदनी मस्जिद को नोटिस दिया गया था, काफी बड़ी मस्जिद थी, तो तोड़ने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा ठीक है, हम कल आके तोड़ देंगे। रात भर में मुस्लिम समुदाय ने खुद तोड़ डाली। तो मेरे व्यूअर्स ने मुझसे एक बात पूछी कि ऐसा क्या इनको थी कि भाई खुद तोड़ डाली। मैंने कहा नहीं, वो देखिए, सरकार का एक उसूल होता है कि अगर आपने अतिक्रमण किया है और हमें बुलडोजर चलाया तो हम उसकी कीमत आपसे वसूलेंगे, जिसको डेमोलिशन कॉस्ट कहते हैं। तो उस समय तक लोगों को शायद उतनी बात समझ में नहीं आई थी। अभी देखिए कल क्या हुआ, सरकार ने एक मस्जिद और 2 मदरसे और एक दरगाह जो गिराई थी उसका 75 लाख रुपया डिमोलिशन कॉस्ट जारी कर दिया। और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के नाम 75 लाख रुपया, और कहा 2 तत्काल वरना कुड़की आएगी, गिरफ्तारी होगी। जस्ट मतलब मैं आपको दिखाता हूं कि एक तो गिराया और उसका गिरवाई पैसे के लिए बाकायदा नोटिस जारी कर दी और कुड़की की धमकी दे दी, गिरफ्तारी की धमकी दे दी। जस्ट इमेजिन। जरा जरा इसको पढ़ें साहब। मैरिज हॉल और मकानों पर 75 लाख का जुर्माना न देने पर रिकवरी और जेल। बुलडोजर एक्शन के बाद पहले गिराया और उसके बाद पैसा भी ठोक दिया। इससे मतलब आप सोचें, अब ये हाल हो गया है कि जहां नोटिस चिपकती है भाई, लोग खुद ही छीनी हथौड़ा लेके लग जाते हैं कि भाई जब गिरना है ये तो पैसा क्यों जाए। हाँ सही है। हम अगर बुलडोजर हायर करके और उसको गिराएंगे तो बुलडोजर वाला 10 हजार रुपया लेगा। नहीं, जाहिर सी बात है, सरकार के रिसोर्सेज जाते हैं, मैनआवर जाता है, सरकार का खर्चा होता है भाई ये सब हटाने में, गिराने में। और जब मैं इतना बुलडोजर कार्रवाई देखता हूं और ये देखता हूं अपने देश के कोने कोने में चल रहा है, तो मुझे इससे जस्टिस गवाई की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम ये कि मैंने बुलडोजर रोक दिया। और सपने में सपने में ही रोका होगा। उत्तर प्रदेश में तो कहीं रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश और में अब ज्यादा भाई तेज होगा। पूरे देश में चल रहा है, अब पूरे देश में चल रहा है। और देखिए भजन लाल शर्मा ने चला दिया राजस्थान में आपके। हाँ बिल्कुल, हमारे चौमू में जबरदस्त कार्रवाई की। हाँ, हाँ। जयपुर के बगल में ही है। अरे जामा मस्जिद में चलने जाए, उसके अगल बगल अभी देखिए हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया है कि जामा मस्जिद के अगल बगल भी बुलडोजर घुमाओ, वहां पे बहुत अतिक्रमण है। और जबकि वहां पे जिसको हाईकोर्ट अतिक्रमण कह रही है, उस सारे अतिक्रमण का किराया मौलाना बुखारी लेते हैं, इमाम बुखारी लेते हैं। अरे इसीलिए तो तुर्कमान गेट पे भी आ गए थे, देखा नहीं था आपने? तुर्कमान गेट पे भी आ गए थे, तुर्कमान गेट पे भी कह रहे थे। इनफैक्ट तुर्कमान गेट पे तो इमाम बुखारी ने पुलिस से अपील की कि पुलिस कमिश्नर ने कहा तुम पुलिस मत दो, देखिए एमसीडी वाले कैसे गिराते हैं। और सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वालों ने कहा कि हम पर्याप्त हैं, हमारी फोर्स मोहिबुल्ला पर्याप्त है, नदवी हमें से बाहर आज से लेने पूछता की है, जरूरत नहीं। मोहिबुल्ला नदवी से आज पूछताछ शुरू होने वाली है। पुलिस ने अभी बयान दिया है कि नदवी साहब से पूछताछ होगी, क्योंकि इनको 4 बार कहा गया। अच्छा, मोहिबुल्ला नदवी क्या हुआ था, उनसे जितनी बार पुलिस कहती थी आप यहां से हट जाइए, तो इधर से हट के उधर खड़े हो जाते, उधर से हट के इधर खड़े हो जाते थे। तो उनके उनके खिलाफ भी एक मामला शुरू हो रहा है।
तो नदवी साहब जो है वो भी ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए घर के तो रहेंगे, 5 बीवियां हैं उनकी, घर की तो रहेंगे। तो पांच है। पांचवी बीवी। हाँ भाई, तभी तो एक ने मुकदमा किया है, तभी तो एक अच्छा। ने FIR की है कि 4 के अलाउड थी, 5 5 कैसे किया? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जब मैंने 5वीं की थी तो पहली छोड़ दी थी। ये तो हमारे उनकी तरह हुआ, जावेद अख्तर साहब की तरह। यस। और ये है पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो मस्जिद, उसके मौलाना है ये। हाँ, बड़े मौलाना है, छोटे मोटे थोड़ी हैं। यही तो बड़े प्रेम से डिम्पल यादव को ले गए थे अपनी मस्जिद में, और उसका जब डिम्पल यादव पे हमला हुआ तो मुहिबुल्लाह नदवी ने उनका डिफेंस करने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू डिफेंड हर। बताइए बताइए साहब, कैसे होगा? चला थोड़ा धुरंधर की बात कर लें साहब। वो शाहरुख खान कह रहे हैं कि साहब की जिनकी अम्मा जो थी वो हमारी फैन थी, उनके बेटे जो हैं वो हमारा बायकॉट कर रहे हैं। मैंने साहब इसका पोस्ट किया और आपने उसको रिपोस्ट भी किया है। मैंने लिखा है कि शाहरुख खान को इस तरह की बदतमीजी करने का हक है, और ये हक हमने उसको दिया है। अगर ये बदतमीजी कर रहा है वो, तो ये हक हम ही ने उसको दिया है, और ये पहली बदतमीजी नहीं है और डेफिनेटली आखिरी नहीं है। लेकिन उसकी बदतमीजी से ज्यादा उसका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। 35 साल में पहली बार उसने फिल्मों से दूरी बनाई है, वो भी पूरे 1 साल के लिए। वो देख रहा है कि कितनी बार हम अपनी फिल्मों को झूठ मूठ हिट डिक्लेयर करते रहेंगे। जवान, पठान, रईस सब फ्लॉप होती चली गई और वो उसको हिट बताता चला गया। वो उधर पैसे फ्लॉप हो खर्च रही, करने उधर पड़े हिट। बाकायदा, वो जो पैसे खर्च, हाँ कॉर्पोरेट पैसे खर्च होते हैं, उसमें पैसे खर्च होते हैं बहुत ज्यादा। तो उसने कहा जाओ, जेब से देने उसने पड़े। कहा 1 साल ना फिल्मों में एक्टिंग करेंगे, ना फिल्म बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिल्मी दुनिया से ही दूरी ले लेंगे। तो साहब शाहरुख खान को हमने सेमी रिटायरमेंट पे पहुंचा दिया, तो उसका फ्रस्ट्रेशन है। वो एक वो अकेले थोड़ी डायलॉग ने, अभी अभी वो एक वो डायलॉग, बैटल ऑफ गलवान आने वाली है, उसके वो स्वागत की वो तैयारी हो रही है। वो एक अनिल कपूर का डायलॉग था ना, बोलने तो बेचारे को दर्द हुआ है। बोल ले रहा है। हाँ, वेलकम में अभी सलमान एक ये आपकी 21 चली थी, तो 21 में देखा ना आपने, अनुपमा चोपड़ा को रोना आ गया उसमें देख के जाके। शी क्राइड। जिनको धुरंधर बिल्कुल पसंद नहीं आई और भाई लोगों ने उसको 21, फ्लॉप कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो बड़े प्रतिक्रियावादी हो गए हैं लेफ्टिस्ट की लैंग्वेज में। और देखें 21 फिल्म बेसिकली शुरुआत में आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड कि अरुण खेत्रपाल पे कोई फिल्म बन रही है, लेकिन बाद में समझ में आया कि युद्ध तो उसमें ऐसे बाय द वे है, बाकी तो पिक्चर का नाम है अमन की आशा। तो वो तो अमन की आशा ही चला रहे हैं। और वैसे ही उसको रिस्पांस भी मिला, लोगों को बहुत जल्दी बात समझ में आ गई, वैसे ही उसको रिस्पांस भी मिला। और धुरंधर की जहां तक बात है, लोगों को अभी तक जैसे हजम ही नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ कभी कभी, जैसे आरफा खानम तो जैसे जैसे लग रहा है मानसिक संतुलन ही खो गई उसमें। जिस तरह का रैंट उन्होंने मचाया, जिस तरह का रैंट किया उन्होंने, तो जैसे लग रहा है कि एकदम ही डिस्टर्ब हो गई वो। और देखिए धुरंधर की बड़ी बात मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि ये जो मेन स्ट्रीम कलाकार थे, जो सुपरस्टार कलाकार थे आज के दौर पे, वो सब उसमें नजर आते हैं। दूसरी बार बनाई बहुत अच्छी, उसका उसका बनाई उसका बहुत अच्छी उसका है, टॉप हाँ, क्लास। उसका यही तो डायरेक्शन। आरफा ने कहा था हाँ कि भाई हाँ। ये अच्छी बनी है, इसलिए इसको फेल करना ज्यादा जरूरी है। किसने कहा था? आरफा खानम ने। ओके। उसके और साथ रही प्रॉब्लम बात ये की, थी कि साहब की ये पहली बार किसी ने इस तरह की फिल्म बनाई और इतनी टॉप क्लास टेक्निकल एक्सीलेंस है इसमें, इसलिए तो इसको बिल्कुल टोटली फेल करना बहुत जरूरी है। और ये जो बैटल ऑफ गलवान की आप बात कर रहे हैं, तो हम्म। अगर सलमान खान बैटल ऑफ गलवान बना रहे हैं, तो आमिर खान महाभारत बनाने जा रहे हैं। और इस शाहरुख खान लौटेंगे तो जय संतोषी वहां बनाएंगे। तो आमिर खान महाभारत बनाया सीरियसली। हाँ, रणवीर कपूर खुद ही राम बन के आए हुए हैं। लोग देखेंगे ही नहीं उसको। हाँ, और बता रहा हूँ आपको, और जय संतोषी माँ की स्क्रिप्ट लिखेंगे जावेद अख्तर। अभी तो खैर वो बहुत पैसा मिला है उनको वाहियात फाउंडेशन से, तो उसमें मौज कर रहे हैं। और आपके लल्लन टॉप वाले छोड़ गए लल्लन टॉप, और अमिताभ जी ने छोड़ दिया TV9।
अब आपने दोनों का नाम एक साथ ले दिया है, तो इसलिए मैं जो इस पे जवाब देना चाह रहा था नहीं दूँगा। किसका नाम आप लूँ, किसका छोड़ दूँ? आपने फिर सौरभ की बात कही होती तो मैं एक जवाब देता भी, पर चूँकि आपने अमिताभ जी को भी लपेट लिया, मित्र हैं, तो नहीं, फिर नहीं, वो लपेटा नहीं है अमिताभ जी का तो अमिताभ जी तो अपना कुछ चैनल शुरू करने वाले हैं, इसलिए किया उन्होंने। हाँ, वो अपना शुरू कर रहे हैं। और जहाँ तक सौरभ की बात है, लोग कह रहे हैं कि साहब वो जो एक मौलाना वही को तो मैं पकड़ उनसे लाए थे। पूछा भी था एक बार, मैंने कि ये हेमंत शर्मा के साथ आप चलते कैसे? कहते मैं हाँ, मेरे तो काम कह में रहे इंटरफेयर नहीं करता वो। हैं सौरभ सौरभ का जहाँ तक सवाल है, लोग कहना है कि वो जावेद अख्तर को प्रमोट करने के लिए एक मौलाना को पकड़ के लाए थे। देखिए, इसको 1 मिनट आपका लूँगा, ज़रा समझिए। आप सोच लोग कह रहे हैं कि सौरभ की जो रवानगी हो रही है, उसका कारण वो इंटरव्यू, वो जो एक उन्होंने प्रोग्राम किया था जावेद अख्तर और मौलाना के बीच में, क्योंकि बाद में वो मौलाना निकल के इतना आएँ-बाएँ बोलने लगे कि लोगों ने कहा आपने तो एक और भस्मासुर पैदा कर दिया, तो उसके चलते कुछ बात हो गई। ऐसे ही बातें सुन रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। लेकिन सवाल ये कि इस कार्यक्रम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इस कार्यक्रम की ज़रूरत उस मौलाना को इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं पड़ी थी। इस कार्यक्रम की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि जावेद अख्तर बुढ़ापे में फ़िल्में उनसे कोई लिखा नहीं रहा है, मुशायरे में उन्हें कोई बुला नहीं रहा है, पाकिस्तान जाते थे वो दौरे बंद हो गए हैं। तो बहुत बुरी तरह एकदम, जिसे कहना चाहिए कि मेन स्ट्रीम से बाहर बड़े उपेक्षित, नेग्लेक्टेड पड़े हुए हैं। अरे तो तो भाई बड़ा शबाना परेशान। के साथ मौज करे और क्या चाहिए अरे ज़िंदगी सुनिए, में? सुनिए भाई, अब ये उनकी उम्र नहीं रह गई मौज की, मेरी बात सुनें। तो अब वो बीच-बीच में ऐसे ऊटपटांग बयान देके प्रासंगिक होने का प्रयास करते हैं। वो भी नहीं समझ में आया तो हिंदुओं के पक्ष में बोलने लगे, वो भी नहीं समझ में आया तो ज़िंदगी में पहली बार इस्लाम को भी नंगा करने लगे, इस्लाम को भी गाली देने लगे। वो भी नहीं, उसके बाद भी उनकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुई, उसके बाद भी अगर वो चर्चा में नहीं आए, तो वो फिर सौरभ द्विवेदी ने उनको लाकर एक डिबेट के माध्यम से चर्चित कर दिया फिर से। तो वो जावेद अख्तर के लिए प्रोग्राम बनाया गया था, और लोग कहते हैं ये प्रोग्राम सौरभ पर भारी पड़ा। चलिए, तो आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।